नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग चर्चा करेंगे काव्य शास्त्र के जो पीछे की जैसे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चर वगैरह की जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे ये प्रश्न लिए गए हैं। क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम हो, प्रश्न रिपीट होता है। दूसरी जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्या होता है, उसका दोबारा डाल दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न हैं अपने पास में 40-50। तो आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। सारे प्रश्नों का अपन अध्ययन करेंगे। आज का अपना पहला प्रश्न है कि बेसर मोती दूती झलक परी अधर पर आने, पट पहुंचती चूनो समझी नारी निपट नयाने। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। अब देखिएगा, भ्रांतिमान जो अलंकार होता है, समझ रहे हो ना बात को, वो भ्रांतिमान एस वहां पर होता है जहां पर किसी भी कोई पद होता है, उसके सादृश्य यानी उसके सामने विशेष के कारण उपमेय और उपमान का मतलब अपन को भ्रम हो जाता है कि इसमें उपमेय कौन सा और उपमान कौन सा है। वहां पर क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे आपको एक दो उदाहरण बताऊं कि ओस की बिंदु चुग रही हंसिनी मोती जान। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि प्रस्तुत जो पद है उसमें हंसिनी जो है वो ओस की बूंदों को, उपमेय को मोती उपमान का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। इस कारण यहाँ पर ओस की बूंदों को मोती समझ करके वो चुग रही है। इसी प्रकार इसी दोहे में बेसर मोती दूती झलक रही है अधर पट आनी, पट पहुंचती हो चूनो, यानी वो अपने पट से पूछ रही है कि उसके होठों पे चूना लग गया, निपटे यानी। इस प्रकार से इस पद में कौन सा अलंकार माना जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार है वो माना जाएगा। अब देखिएगा, अगला अपना जो प्रश्न है वो है कि शब्द शक्तियों के संबंध में पूछा अपन को कि कौन सा कथन असंगत है। तो देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति लक्ष्यार्थ का बोध कराती है, बिल्कुल सही है। अभिधा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ और वाच्यार्थ का बोध होता है, बिल्कुल सही है। व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा निष्पन्न व्यंग्यार्थ होता है। लेकिन नेक्स्ट है कि साक्षात सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति व्यंजना शक्ति, संकेत अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति हमेशा ध्यान रखिएगा अभिधा ही होती है। ठीक है, इसलिए इसमें 4 नंबर ऑप्शन है। अब अपन को माधुर्य गुण के बारे में पूछा है। तो ये जो प्रश्न है ना, रीति गुण दोष है, इनसे संबंधित द्वितीय श्रेणी में बहुत से प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, असंगत कथन पूछा अपन को, माधुर्य गुण का असंगत कथन बताइए। तो आप लोग देखिएगा, इसमें चित्त को द्रवित करने वाली विशेषता होती है। ठीक है, माधुर्य गुण में टैट है वर्णों का अभाव रहता है, बिल्कुल ठीक बात है। हास्य और अद्भुत रस का इसमें प्रयोग होता है। समास रहित था, समास रहित या फिर अल्प युक्त पदावली होती है, इसमें हास्य और अद्भुत रस नहीं होता है। ये जो माधुर्य गुण होता है उसकी 2-3 विशेषताएं होती है छोटी छोटी, बहुत ही आसान होता है। माधुर्य और प्रसाद में बड़ी कंफ्यूज रहती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, शांत ये रहते हैं इसमें। अद्भुत रस इसमें नहीं होता है, इसलिए इसका 3 नंबर ऑप्शन है वो गलत उत्तर है, असंगत है। ठीक है, ये जो गुण गुण हैं, रीति हैं, सेम ही चलती हैं और इनसे संबंधित द्वितीय श्रेणी में अक्सर प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। फिर अगला अपना प्रश्न है, उसमें देखिएगा कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन इसमें अपन को गलत पूछा है। तो देखिएगा, शंकु रस निष्पत्ति का जो विषय, उसका शंकु का अनुमतिवाद है, सब जानते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव रस के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद का संबंध अभिनव गुप्त से है। विशिष्ट भावों को विभाव कहते हैं, विभाव विशिष्ट भावों को नहीं कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा विभाव के बारे में बता देता हूँ। विभाव का शाब्दिक अर्थ ध्यान रखिएगा, मतलब कारण होता है। क्या होता है, कारण होता है। और जिन मुख्य कारणों से स्थायी भाव के मन में जो रस की जागृति होती है ना, उसे उद्दीप्त करने वाले को विभाव कहलाते हैं। विभाव दो होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए, विभाव कितने होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आलम्बन में ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस में नायक नायिका, प्रेम प्रेमिका। आलम्बन का मतलब सजीव कारणों से ताल्लुक होता है
और उद्दीपन होता है उसका प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होने वाले विभाव होते हैं, वो उद्दीपनी विभाव कहलाते हैं, ये होते हैं। अब अगला अपना प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन सही है कि अमरस को शांत रस का स्थायी भाव, ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव करुणा, वीर रस का स्थायी भाव वीरता, जबकि इसमें सही तो यही है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ठीक है। इनका स्थायी भाव है ना, सभी रसों का बहुत ही आप ध्यान से रखिएगा, याद रखने वाली चीजें हैं। 9 रस होते हैं, इन 9 रसों में स्थायी भाव वगैरह है ना, वो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इनका अगर अपने को पता नहीं होता ना तो बिल्कुल आसान से प्रश्न होते हैं, वो अपने परीक्षा में क्या हो जाते हैं, गलत होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए ये जो 9 रस हैं, उन 9 रसों के आपको स्थायी भाव में थोड़ा सा बतला देता हूँ, जैसे कौन से का क्या होता है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो देखिएगा आप लोग कि जैसे 9 रस हैं अपने सामने, ठीक है, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, हास्य का हास होता है, करुण का शोक होता है, क्रोध का रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का जुगुप्सा होता है, अद्भुत का विषम में होता है, और शांत का सम होता है। इस प्रकार से ये जो रस होते हैं इनके स्थायी भाव आप याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, राजन देहु तुरंगे, ये दोष का एक प्रश्न द्वितीय श्रेणी में स्पेशली पूछा ही पूछा जाता है। आपको ये जो दोष होते हैं ना, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। प्रश्न है कि राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, उक्त पंक्ति में कौन सा दोष है? अब बोलो, कितना अच्छा प्रश्न दिया है अपने को, यानी क्लिष्टत्व है, अकर्मत्व है, या फिर दुष्कर्मत्व है। इसके अगले जो भेद हैं वो है, अगले ऑप्शन जो थे वो हैं दुष्कर्मत्व है या फिर अप्रतित्व है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, राजन देव, इसमें दुष्कर्मत्व दोष है। कौन सा दोष है? दुष्कर्मत्व दोष है। एक्चुअल में दुष्कर्मत्व दोष कहाँ पर होता है? देखिएगा कि कोई भी जो बात होती है उस बात को क्रम में नहीं रखा जाता है, अर्थात लोक प्रचलित के अनुसार बात पहले कही जानी चाहिए वो तो बाद में कह दी जाती है, और बाद में कही जानी चाहिए वो पहले कह दी जाती है, वहां पर दुष्कर्मत्व दोष होता है। तो राजन यानी हे राजा, तुम मुझे क्या दीजिए? तुरंग, या तो मुझे घोड़ा दीजिए, या देहूं मतंग, अगर तुम घोड़ा नहीं दे सकते तो मुझे आप हाथी दे दो। जबकि ध्यान रखिएगा, एक्चुअल में क्या होता है कि हाथी जो होता है वो घोड़े से महंगा होता है। तो ये कहना चाहिए था कि हे राजा, या तो मुझे हाथी दे दो, अगर तुम हाथी नहीं दे सकते तो मुझे घोड़ा दे दो, जबकि इसने पहले घोड़ा मांगा और फिर और भी ज्यादा महंगी चीज मांग ली। तो यहाँ पर कौन सा दोष हो गया? दुष्कर्मत्व दोष हो गया। जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वे गलत जाए हो, या फिर ऐसे आ जाते हैं कई बार कि पैसे दे दो 5 नहीं तो 10 ही दे दो, या तो 5 दे दो वरना 10 रुपए दो मुझे। इस प्रकार से ये प्रश्न दुष्कर्मत्व दोष के उदाहरण होते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे प्रश्न हैं। अब अगला जो प्रश्न है अपने सामने वो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, इसमें एक्चुअल में क्या पूछा है कि वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी सोई बनत अब खात, मतलब इसमें कौन सा दोष है? इतना शानदार प्रश्न बनाया है कि मतलब कोई इस प्रकार का अगर आपके सामने मान लीजिए कोई दोहा या उदाहरण आपके सामने आ जाए परीक्षा में, जिसमें आप अपना दिमाग लगाना पूरी कोशिश करो और आपका दिमाग ना चले, तो ध्यान रखिए इसमें एक्चुअल में क्या है, वो क्लिष्टत्व दोष है। क्यों है क्लिष्टत्व दोष? अब देखो, इसमें क्या कहा है कि वेद नक्षत्र ग्रह जोड़ करके इनके आदे करो, सोई बनत अब खात, कि वो उसका बनेगा ना वही मैं खाऊंगी, इसका मतलब यही है। अब ये क्लिष्टत्व दोष आपने सूरदास की साहित्य लहरी का नाम तो सुना ही होगा, जो कि विवादित रचना है, उसमें वो क्लिष्टत्व दोष के पद उसी में मिलते हैं ज्यादातर। सूरदास जी ने कुछ ऐसा ही डाल दिया उसमें। तो इसका मतलब ये है कि गोपिकाएं जो है ना, वो कह रही हैं कि वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। अब नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। और ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। इन सभी को आप जोड़ोगे तो 40 हो जाएंगे, जोड़ लेना आप लोग, 4 27 और 9 को जोड़ोगे 40 होंगे। इसके आधे करोगे तो 20 हो जाएंगे।
आधा किया तो कितना हो गया 20। 20 का मतलब विष, विष होता है ना जहर की वह। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वेदों को, नक्षत्रों को और ग्रह को जोड़ने के बाद में जिसका जो आधा होता है ना, जो 20 यानी मतलब जहर है, तो हम जहर खाने में भी मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो गोपिकाएं हैं वो कृष्ण के वियोग में कहती हैं कि हमें श्री कृष्ण के वियोग में अगर जहर पीने को मिलेगा तो भी हम पी लेंगी, खा लेंगी, उसका हमें पछतावा नहीं होगा। तो ये बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ी, इसलिए इसमें कौन सा दोष हो गया, क्लिष्ट दोष हो गया। इस प्रकार से बहुत खतरनाक होता है क्लिष्ट। आपको मतलब पल्ले नहीं पड़े ना कोई बात परीक्षा में, तो समझ लेना वो क्लिष्ट दोष ही है। इसकी सीधी सी परिभाषा यही रहती है। अब नेक्स्ट जो है उसमें अपन को रीति के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, रीतियों के बारे में पूछा है। तो रीति और गुण तो एक सी मतलब विधा होती है। इसमें क्या है कि वेदर्भ रीति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा प्रश्न बनाया है अगले ने, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सुकुमार पदावली होती है। कौन सी पदावली होती है, सुकुमार पदावली होती है। वेदर्भी जो रीति होती है उसमें कौन सी होती है, सुकुमार पदावली होती है। वेदर्भी रीति का आधार कौन सा होता है, प्रसाद गुण होता है। महाप्राण संयुक्त व्यंजनों का अभाव पाया जाता है। अल्प समास व लघु समास से युक्त होते हैं। इसका प्रसाद गुण नहीं होता है। विदर्भी रीति में माधुर्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है, माधुर्य गुण स्पेशली इसमें होता है। इसलिए यहां पर सही उत्तर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन। अब ये जो परिभाषा है ये बहुत अच्छी है, परीक्षा में कई बार पूछी गई कि विशिष्ट पद रचना ही रीति, यानी ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो रीति और गुण की परिभाषा वामन के द्वारा ही बहुत प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वामन ही होगा। यानी इन दोनों संप्रदायों के प्रवर्तक कौन है, वामन ही है। ठीक है, रीति संप्रदाय, गुण संप्रदाय। तो ये परिभाषा पूछी जा सकती है परीक्षा में। अच्छा प्रश्न है अपने सामने। नेक्स्ट है कि माधुर्य गुण का उदाहरण किस विकल्प में है। अपने को माधुर्य गुण का उदाहरण पूछा है। तो देखिएगा, बढ़ो करो वीर स्वजाति का भला, तो ये इस प्रकार के आ जाएंगे तो ओज गुण कर देना। ओके है, चिक्र ही दिग्गज डोल मही अलिलोल अहिल लोल सागर खरबरे, ओज गुण आ जाएगा। मंद मंद मुरली बजावत, ये मंद मंद मुरली बजावत अधर दरे, मंद मंद मुस्कुराते, यहाँ पर कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। माधुर्य गुण में इसी प्रकार के शब्द होते हैं जिसको मतलब सुनने को हृदय उल्लास से भर जाता है, द्रवित हो जाता है। कोमलकांत पदावली का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा होता है, माधुर्य गुण होता है। आ रही है ना बात समझ में। ये ऊपर वाले हैं उसमें सभी में ओज गुण है। नीचे छोटी सी व्याख्या भी दी है कि जिस पद को पढ़ करके हृदय आनंद या फिर उल्लास से भर जाए, उसको सुनकर पाठक या श्रोता का चित्त द्रवित हो उठे, वहां पर माधुर्य गुण है। अब वही वापिस आ गया है कि राजन देहु तुरंग मोही देहु मतंग, वो ही अभी आपको मैंने बताया था दुष्कर्म तो दोष है। नेक्स्ट देखिएगा, यानी मतलब दुष्कर्म तो दोष वही है, मैंने आपको व्याख्या बता दी। अगला अपना जो प्रश्न है उसमें है कि बिन घनश्याम दहा धाम धाम ब्रज मंडल में उधो नित्य बस्ती बहार बरसा की, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार, यानी कारण न होने पर भी जो कार्य हो जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार होता है। ये दोहे स्पेशली आप याद रखना, देख लेना, रिपीट होते हैं ये। निम्नलिखित में से गोडी रीति का उदाहरण किस विकल्प में है। गोडी रीति का उदाहरण, गोडी हमेशा ध्यान रखना ओज गुण के साथ होती है, जिसमें क्रुद्ध बुद्ध विरुद्ध रघुपति इस प्रकार के शब्द दिख जाए ना, तो उसमें आंख बंद करके आराम से कर देना। अब नीचे दे दिया कि पायने नुपुर मंजू पायल बजे कटकी करी, ये इस प्रकार के जो उदाहरण आते हैं ना, ये माधुर्य या फिर प्रसाद गुण के ही अक्सर होते हैं। यानी सुनने में अच्छे लगे तो माधुर्य गुण हो जाएगा इसमें, और पांचाली रीति हो जाएगी। ठीक है, मधुगिरी की मुस्कुराती थी पहले जब देखा मुझको है, इस प्रकार के पद होते हैं। यानी लंबे लंबे समासिक पद, अनुनासिक पद, संयुक्त वर्ण, कर्णकटु, कठोर वर्ण, अधिक बहुलता और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है ना, वहां पर गोड़ी रीति और ओजगुण माना जाता है, जिसमें वीर विभत्स भयानक रौद्र इन रसों का समावेश रहता है। छंद के संबंध में अपने को पूछा है, तो ध्यान रखिएगा,
द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। छंदों के प्रश्न ऐसे ही आते हैं आजकल। दोहा के विषम चरणों में 13 मात्राएं होती है, सम चरणों में 11 होते हैं। अर्धसमात्रिक छंद होता है, सवैया वार्णिक छंद होता है। हरिगीति का जो छंद होता है ना, उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं बताई हैं इसने कि 26 मात्राएं होती हैं, जबकि हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होती है। ये देखो, हरिगीति का छंद 4 चरणों में सामात्रिक छंद होता है, 16 और 12 के विराम में कुल 28 मात्राएं होती हैं। सही है। अगला देखिएगा, पुनि पुनि यानी बार बार, प्रभु, चितव नरनाहु, पुलक गात, उर अधिक उछाहु। उपयुक्त पंक्तियों में सात्विक भाव पूछा अपन को, तो इसमें स्वेज है। तो देखिएगा यहाँ पर रोमांच सात्विक अनुभाव, क्योंकि यहाँ पर पुलक शब्द आया है तो सात्विक अनुभाव का अर्थ होता है स्वतः ही अपने आप में ये जो चेष्टाएं होती है ना, वो होती हैं सात्विक अनुभाव। अब यहाँ पर है कि रक्त से मांस से सड़े पंख में उमड़ रही है महा ओ दुर्गंधे, रुद्ध हो उठती श्वास। पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वहां पर विभत्स रस होता है ना, मांस के टुकड़े वगैरह ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसमें है कि जब किसी घृणास्पद या फिर गंदी वस्तु या व्यक्तियों का कारण घृणा का भाव जागृत होता है, वहां पर विभत्स रस होता है। श्रेयपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये प्रश्न पक्का द्वितीय श्रेणी में छपेगा, ध्यान रखना, राहुल संस्कृतेन ने। अगला देखिए, अगला है कि विष पीते हैं मेघ विरहिणी प्राण निकलते। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें असंगति अलंकार है। असंगति अलंकार वहां होती है जहां पर संगति न होना असंगति अलंकार है, कि कारण कहीं और कार्य कहीं और पर हो रहा है। तो वहां पर देखो, इस वाक्य में विष मेघ पी रहे हैं और प्राण विरहिणी के निकल रहे हैं, यानी जहर कोई और खा रहा है, मर कोई और रहा है। समझ रहे हो बात को? तो वहां पर असंगति अलंकार है। अगला देखिए, लक्षण शब्द शक्ति के संबंध में पूछा अपन को कि इसमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें वाच्यार्थ के बाधित होने पर ही अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। सही बात है। अन्य अर्थ रूढ़ि या प्रयोजन पर आधारित होता है। अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ या वाच्यार्थ से कोई संबंध नहीं होता है, संबंध तो होता ही है। सही उत्तर इसका यही होगा। अगला है कि इनमें से किस आचार्य ने रीति को गुण पर आधारित माना है? तो वामनी है रीति और गुण के, ये ध्यान रखना स्पेशली। इसमें असंगत कथन अपन को पूछा है, तो वेदर्भी रीति समास नहीं होते हैं, अथवा अत्यल्प छोटे छोटे समास होते हैं। माधुर्य गुण में टेठ है डेड बने शब्दों का प्रयोग होता है। जिसके चित्त को उदित स्पष्ट हो जाए वो प्रसाद गुण होता है, वो माधुर्य होता है, वो प्रसाद गुण होता है। सही है। और ओज गुण का संबंध वीर रौद्र रस से होता है। माधुर्य गुण में टेठ है डेड बने शब्दों का प्रयोग अधिक होता है, ये ओज गुण में होता है। ठीक है। अब वो ये प्रश्न ये मान लीजिए छप चुका है सेकंड ग्रेड में, 3-4 बार आ गया ना आपके सामने। राजन देहूं तुरंग मोही तू देव मतंग, आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें है कि पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। उक्त में उपमेय कौन सा है? तो उपमेय इसमें सभा है। पागल सी प्रभु के साथ कौन चिल्लाई थी? सभा। सासी का प्रयोग सभा के लिए हो रहा है, तो वाचक शब्द पूछा अपन को इसमें। ठीक है। सुने भीत पर चित्र रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितोरे। वाक्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर विभावना अलंकार है। ठीक है। जनु जानो मनु मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? विभावना। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, अपने को इसमें सुमेलित करके बदलाना है। तो श्लेष जलने को ही स्नेह बनाए, उठने को वाष्प बना। रूपक में अंबर पनघट में डुबो रही है ताराघट उषा नागरी। भ्रांतिमान में कहीं से प्रेम एक ही पाए, राम लखन सखी हो ही की नाही। और उत्प्रेक्षा अलंकार में है कि फिरती विपति नृप देखी बराहु, जनु बन दुरेहु सासी। इसमें भ्रांतिमान अलंकार यहाँ पर है कि कहीं से प्रेम एक एक ही पाही, राम लखन सखी ओही की नाही। ये इसमें मतलब भ्रांतिमान अलंकार नहीं है, असंगत अपन को पूछा है इसमें। अब है कि सोरठा जो छंद होता है ना, उसके बारे में अपन को बताना है। सोरठा छंद में कौन सा कथन सही नहीं है? ये मातृ विषम छंद है,
इसमें 11 और 13 पर यति होती हैं, विषम चरणों में तुक मिलती है, दोहे का उल्टा होता है। ये मात्रिक विषम छंद नहीं होता है, ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है। छोटी सी मतलब माइनर मिस्टेक करता है अगला पेपर में और अपन चक्कर काटते रहते हैं। अब इसमें एक कायिक अनुभाव के बारे में पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो कायिक अनुभाव का द्योतक है। कायिक अनुभाव जो होते हैं ना, कायिक वाचिक सात्विक आहार्य, मैंने आपको अभी पीछे इनके बारे में भी बताया है कि अनुभाव किस प्रकार से होते हैं। तो देखिएगा, पसीना आना, दूसरा है चेहरे का रंग उड़ जाना, और तीसरा है रोमांचित होना, और चौथा है कंठ स्थापना। कुछ ऐसी मतलब इसमें कट गया है। तो इसमें कायिक जो अनुभव होते हैं ना, कायिक अनुभव में ये सारी की सारी, जैसे पसीना आना, रोमांचित होना, ये सात्विक अनुभव होते हैं। कायिक अनुभव इसमें वो होते हैं, जैसे ये पीछे नाम कट गया, इसमें कट्टा स्थापना कुछ ऐसे ही नाम था, ये होते हैं ना, ये कायिक अनुभव होते हैं। मतलब जानबूझ करके की जाने वाली जो चेष्टाएं होती हैं, जिसमें जैसे एक दोहा आपके सामने आ जाए कि बहुर बदन विदु अंचल ढांकी, पियत चिते बोहें करी बांकी। इस प्रकार के ये कायिक अनुभव होते हैं। इसमें मतलब जानबूझ करके जो चेष्टाएं की जाती हैं ना आलमन विभाग के द्वारा, मतलब जानबूझ कर जो शारीरिक चेष्टाएं की जाती हैं वो कायिक अनुभव कहलाते हैं। जबकि पसीना तो अपने आप आता है, रोमांचक होता है, चेहरे का रंग भी उड़ जाता है, खुद के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं होती हैं वही होती हैं कायिक अनुभव। ठीक है। इसमें अच्छा प्रश्न है कि द्रग ऊर्जत टूटत कुटुंब जुरत चित प्रीति, प्रति गांठ दुर्जन ही ये दई नहीं ये रीति। यानी इसमें कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है, यानी कार्य और कारण की संगति नहीं होती है। इसमें देखो, दर्ग ऊर्जत, दर्ग का मतलब आंख तो उलझ रही है, टूट रहे हैं कुटुंब और परिवार टूट रहे हैं, जुरत चित प्रीति, और जुड़ रही है हृदय की प्रीति, यानी दो दिल मिल रहे हैं, प्रति गांठ दुर्जन, और दो परिवारों में क्या है कि गांठ पड़ रही है ना, प्रेम वगैरह हो जाता है। तो दई नहीं ये रीति, ये किस प्रकार की नीति है? तो ये मतलब दो आंखें मिल रही हैं, दो कुटुंब टूट रहे हैं, दो हृदय जुड़ रहे हैं, दो परिवारों में गांठें पड़ रही हैं, तो यहाँ पर असंगति हो रहा, मतलब कारण का संगति नहीं होना। कोई कार्य होता है ना, उसका कारण के साथ संगति नहीं बैठता है, वहाँ पर आंखों उलझने, दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ना है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? असंगति अलंकार है। ये बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा प्रश्न है अगला कि प्रबल जो तुम में पुरुषार्थ हो, सुलभ कौन तुम्हें न पदार्थ हो, प्रगति के पथ में विचार उठो, भुवन में सुख शांति बरहो उठो। यहाँ पर छंद कौन सा है? तो यहाँ पर द्रुत विलंबित छंद है। द्रुत विलंबित छंद देखिए, इसमें 12 वर्ण होते हैं। नभो बरो एक मतलब सूत्र होता है, नगण बगण बगण और रगण, वहां पर द्रुत विलंबित छंद होता है। अगला है कि सुनि केवट के बेन प्रेम लपटे अटपटे, बिहस्य करुणाए चितई जान की लगे। यहाँ पर मतलब प्रयुक्त छंद पूछा अपन को, तो यहाँ पर कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। छोटा छंद अर्ध सम्मात्रिक होता है और इसके विषम चरणों में 11 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। सात्विक अनुभाव का भेद नहीं है। सात्विक अनुभाव जो होता है ना, उसमें उच्छ्वास नहीं होता है। अब देखिए, आपको जो सात्विक अनुभव होते हैं वो कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सात्विक अनुभव एक्चुअल में देखा जाए तो जैसे स्तंभ है, अंगों का जड़ हो जाना, स्वेज, शरीर में पसीना आना, स्वर भंग, आवाज न निकलना यानी हकलाना, व्युपुत्थु, शरीर में कंपन करना, व्यवण्य, चेहरे का रंग उजाड़ना, अश्रुपात, आंखों से आंसू आना, रोमांस में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्रलय में मूर्छित सा हो जाता है। तो ये इस प्रकार से 8 सात्विक अनुभव होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं, ये नीचे दे भी रखा है। अगला देखो, अगला है कि साक्षात संकेतित अर्थ का मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है? तो ये मुख्य अर्थ का बोध अभिधा शब्द शक्ति में होती है। इसमें सांकेतिक या मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति होती है ये। जैसे देखिएगा, इसके कई बार उदाहरण होते हैं ना, उसमें अपने को बड़ी समस्या हो जाती है। तो इसने लिख तो दिया कि
कि सांकेतिक अर्थ कराने। अब सांकेतिक अर्थ जैसे सीधा सीधा ही अपन को कोई वाक्य दे दिया जाता है परीक्षा में, ऐसे गाय घास खाती है, तो जानवर के लिए सीधा अर्थ है कि गाय घास खा रही है, आराम से समझ में आ रही, यानी सीधी सीधी बात होती है ना। जैसे हरी पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, गाय घास खा रही है, वो मुख्यार्थ है। मुख्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ है, आराम से समझ में आ जाए, गद्य की जो पंक्तियां होती है वो। अगला देखिएगा। अच्छा प्रश्न है, मैं आपको बार बार कह भी रहा हूँ, रीति और गुण के प्रश्न इसी प्रकार कहते हैं कि काव्य शोभाय कराते धर्म गुणा। काव्य गुण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये वामन के द्वारा दी गई है। पायनी नुपुर मंजू बजे, कटि किंकनी की धुन के मधुराई, धे सांवरे अंकेल से पटपीत हिये हुल से। यहाँ पर मतलब कौन सी रीति है, इस रीति का प्रयोग है वो किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वैदर्भी रीति जो है उसका प्रयोग है वो उसमें किया गया है। ठीक है। व्याकरण के विरुद्ध जो शब्दों का प्रयोग से उत्पन्न काव्य जो दोष होता है उसको क्या कहते हैं? व्याकरण नियमों के उल्टा जो अर्थ होता है उसको च्युत संस्कृति दोष से कहा जाता है। अब ये वापस आ गया है, ये बार बार आ रहा है, इसका मतलब पूछा जाएगा परीक्षा में, राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, पंक्तियों में कौन सा दोष है? तो आराम से कर लोगे, ये बार बार पूछा जा रहा है। अब वो असंगति अलंकार फिर आ गया है आपके सामने कि त्रग ऊर्जा टूटत कुटुंब जुरत चतुर्प्रीति, है ना, जो बार बार पूछे जा रहे हैं वही है। अब इसमें देखिएगा, छंद के की चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, सभी को पता है। द्रुत में 12 चरण होते हैं, दोहे में समचरणों में 13 और विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। हरिगीतिका में कितनी होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। तो ये जो है ना छंदों वाला, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। छंदों का प्रश्न अपन को गलत होना ही नहीं चाहिए, सीधी सी भाषा की बात तो यही है। ठीक है, इसमें उल्टा दे दिया है, इतना सही ध्यान देना है, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रस के संबंध में स्थायी भावों और उसका विकल्प अभी मैंने आपको बताया था। करुण का शोक होता है, अद्भुत का विषम्य होता है, क्रोध का रौद्र होता है, वीर का उत्साह होता है। सात्विक अनुभव नहीं है, सात्विक अनुभवों की अपन ने पीछे ही चर्चा की थी। सात्विक अनुभव इसमें से कौन सा नहीं है? तो अपन ने क्या था ना, स्तंभ है, प्रलय है, विवन्य है, विबोध का कोई अपने जैसे अश्रु, प्रलय, रोमांस, स्वरभंग, स्वेज, स्तंभ, विपत्थु, विवन्य, ये 8 बताए थे ना मैंने आपको अभी। अगला देखिएगा, अगला अपने सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है शब्द शक्ति को लेकर के। तो देखिए कौन सी शब्द शक्ति मतलब इसमें चमत्कारपूर्ण है कि चिरजीवो जोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी वर्ष भानु ए हलदर के वीर। यहाँ पर शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है, कौन सी है? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति है। ये बहुत बार ही परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए इसका स्पेशली ध्यान रखना आप लोग। जैसे सूखी लकड़ी में अग्नि जो है वो प्रज्वलित, सहज और शीघ्र ही व्याप्त हो जाती है, कोई रचना पढ़ते ही अपने समझ में आ जाती है, तो आराम से प्रसाद गुण वहां पर हो जाता है। अब देखिएगा, अगला अपना प्रश्न है कि रहीमन मोहिन सुहाई, अमी पियावत मान बिनु, बरु विष देजू बुलाई, मान सहित मारबो बलो। यहाँ पर सोरठ अलंकार है, रहीम का ये दोहा है, सोरठ छंद है, सॉरी अलंकार नहीं। रस संप्रदाय के संबंध में ये अच्छा प्रश्न है, किस आचार्य ने पहली बार साधारणीकरण का मतलब विवेचन किया था? तो इसमें सबसे पहले रस जो संप्रदाय है इसके 4 आचार्य हुए थे। एक तो हुए थे भट्टलोलट, दूसरे हुए थे शंकुक, तीसरे हुए थे नायक और चौथे हुए थे भट्टनायक और चौथे हुए थे अभिनवगुप्त। तो भट्टलोलट जो हैं वो प्रथम क्या थे? आचार्य थे। ठीक है, अब ये भी आता है, भट्टलोलट का उत्पत्ति और आरोपवाद होता है, शंकुक का अनुभूतिवाद होता है, भट्टनायक का भुक्तिवाद होता है, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद होता है।
यहाँ पर अलंकार बताना अपन को कि श्यामल गोर कमी कहो बखानी, गिरा उन्हें नैन बिनु पानी। यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग हुआ है, यानी सैकर्ण भाव अभिव्यक्ति होने पर काव्यलिंग अलंकार की छटा होती है, अर्थात जहाँ पर कारण सहित किसी बात को सत्य प्रतिपादित किया जाए वहाँ पर काव्यलिंग का अलंकार होता है। द्रुत विलंबित छंद के बारे में अच्छा प्रश्न है। इसमें देखो वार्णिक छंद है, 12 वर्ण होते हैं, इसमें तगण दे दिया, जबकि नगण भगण भगण और रगण होते हैं, इसलिए ये वाला सही है इसमें। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। अब ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, आप लोग आराम से ही कर लोगे इसमें। तो ओजपूर्ण समास बाहुल्य तो गोड़ी रीति हो जाएगी। लक्षणा शब्दशक्ति का लक्षण नहीं है इसमें, देखिएगा लक्षणा शब्दशक्ति का लक्षण इसमें साक्षात संकेत अर्थ, मुख्य अर्थ में बाधा, मुख्य अर्थ और लक्ष्यार्थ का योग, रूढ़ का प्रयोजन। संकेत अर्थ नहीं होता, संकेत अर्थ अभिधा शब्दशक्ति में होता है। कनक कनकते सोगुनी मादिकता अधिकार, या खाए बोराए या खाए बोराए। अब इसमें अपन को अलंकार पूछा है, तो कनक कनक दो दो अर्थ आ रही हैं, तो आप आराम से निकाल लोगे, यमक अलंकार हो जाएगा। इसमें अपन को शब्द शक्ति पूछ ली है इसमें, तो कनक कनक ते सोगुनी, इसमें अर्थ दे रखा सीधी अभिधा है, मतलब साक्षात मुख्यार्थ लोक प्रसिद्ध अर्थ देने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति है। रूढ़ि के आधार पर लक्ष्यार्थ ग्रहण करने पर रूढ़ि लक्षण शब्द शक्ति भी हो जाती है। प्रयोजन सिद्ध होने पर लक्ष्यार्थ ग्रहण प्रयोजनवती लक्षणा उसमें कहलाता है। रस की व्याख्या इसमें से कौन सी नहीं है? रस आस्वाद होता है, रस काव्य की शोभा बढ़ाता है, रस लोकोत्तर चमत्कार है, रस ब्रह्मानंद सहोदर है। काव्य की शोभा अलंकार बढ़ाते हैं, रस कभी नहीं बढ़ाता है। रोमांस किस प्रकार का भाव है? तो रोमांस सात्विक है। देखो रोमांस सात्विक अनुभाव है, सात्विक अनुभाव 8 माने गए हैं: अश्रु, कंप, स्वेद, स्तंभ, स्वर, भंग, विवण्य, रोमांस और प्रलय। अब जो बाकी जो बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।